तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जो काम करने से सब घबराते रहे। योगी ने यूपी में वो काम कैसे शुरू कर दिया। यूपी नतीजों के बाद सीएम योगी क्या मस्जिदें गिरवा रहे हैं, इस आरोप की सच्चाई क्या निकली, आज आपको वो भी दिखाऊंगा। कन्नौज से लेकर काशी तक योगी का बुलडोजर कहां कहां चलने वाला है। यूपी में फिर चुनाव होंगे, कहां कहां तैयारी शुरू हो गई है। अब सबसे पहले इसका चैनल। इलेक्शन रिजल्ट आए 3 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन यूपी की बात लगातार चल रही है। यूपी में जिस तरह के नतीजे आए, उससे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धमक पर कुछ असर पड़ेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने सारे विरोधियों को गलत साबित कर दिया। चुनाव नतीजों के बाद जिस तरह से सीएम योगी धड़ाधड़ एक्शन ले रहे हैं, उससे मैसेज क्लियर है कि योगी आदित्यनाथ वो नेता नहीं है जो बैकफुट पर चले जाएंगे। सारी अटकलों और अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा चुके हैं। पीएम मोदी ने इशारों में यह भी बता दिया कि सीएम योगी जो कर रहे हैं वो ठीक है। उनको एक तरह से कंधे पर उन्होंने हाथ रखा, पीठ थपथपाई, और ये बार बार हो गया। यानी मैसेज क्लियर है कि भाई आप काम करते रहिए। और कल ही वाराणसी में पीएम मोदी और सीएम योगी एक साथ मंच पर दिखे भी। यानी यूपी में सब ठीक है, और जो ठीक नहीं है उसे मुख्यमंत्री योगी ठीक करने में जुट गए। चाहे अतिक्रमण का मामला हो, अवैध निर्माण का मामला हो, वीआईपी कल्चर की बात हो, या फिर अधिकारियों की लापरवाही हो, जितने भी लूज एंड पॉइंट्स थे ना, मतलब ढीले पड़े हुए मामले, सीएम योगी सबको टाइट कर रहे हैं कायदे से। जैसे सीएम योगी तो इस तरह से एक्शन में है कि यूपी में अब वो काम हो रहे हैं जिसके बारे में पहले की सरकारें सोचने से भी घबराती रहीं। लखनऊ में कुकरैल नदी के किनारे सालों से अतिक्रमण हो रहा था। धीरे धीरे कुकरैल नदी एक नाले में बदलती चली गई और उसके किनारे पर अकबर नगर नाम से बस्ती बन गई। पहले की सरकारों ने इस समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया। भाई अकबर नगर बढ़ता चला गया, कोई देख नहीं रहा तो बढ़ रहे हैं। वोट बैंक और एक खास समुदाय के नाराज होने के डर से पहले की सरकारों ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन सीएम योगी ने बिना किसी डर के कोर्ट के आदेश को लागू करवाया। अकबर नगर में जितना भी अवैध निर्माण था, बॉस सब गिरा दिया है। अकबर नगर में सब सन्नाटा कर दिया है। आप देखिए, अकबर नगर में 10 दिन तक बुलडोजर अभियान चला। 10 दिन में अकबर नगर को पूरा समतल कर दिया। 1100 मकाने, 101 दुकानें सब तोड़ दी गई। अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन पर खूब हाय तौबा भी मचाई गई, राजनीति की गई। सीएम योगी पर आरोप लगाया गया कि मुसलमानों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। सीएम योगी इससे रुकने वाले हैं। उनके सामने कोर्ट का आदेश था, पूरा करवाना था, पूरा करके छोड़ा। अकबर नगर में मुसलमानों के साथ हिंदू भी रहते थे, उनके घरों पर भी बुलडोजर चला और जो लोग विस्थापित हुए उनको घर भी दिया जा रहा है। अकबर नगर में योगी सरकार ने जिस तरह से एक्शन लिया है, उसकी तस्वीरें आप देखिए। कुकरैल नदी के किनारे अकबर नगर बसा हुआ था। अब कहां अकबर और कहां नगर, सब सन्नाटा हो गया है। किनारे भी नहीं, बल्कि कुकरैल नदी को ही ये लोग अतिक्रमण करके नदी की जमीन पर इमारतें खड़ी कर दी थी। मामला कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि इस जगह को खाली कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो लगातार 10 दिन तक अकबर नगर में बुलडोजर की गूंज सुनाई देती रही। इधर लोग नैरेटिव सेट करते रहे, चिल्लाते रहे कि देखिए मुसलमान पे हो रहा है, मुसलमान। ये सब सुनने वाले हैं योगी। वहां हिंदू का घर भी था, मुसलमान का भी घर था, कोर्ट का आदेश था, चल गया बुलडोजर। 10 जून से शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन, अब जाकर खत्म हुआ और इस दौरान एक एक अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। लखनऊ नगर निगम, एलडीए और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अभियान पूरा कर लिया गया। आज अकबर नगर पूरी तरह से समतल हो गया है। अगले 10 दिन में यहां से मलबा भी हटा लिया जाएगा। एक बार अकबर नगर से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर बताता हूं कि अकबर नगर में सिर्फ मस्जिद तोड़ी गई वाले नैरेटिव की सच्चाई क्या है, इसके अलावा और क्या क्या वहां पर हो रहा है यूपी में, यह सब दिखाऊंगा। पहले जरा ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अकबर नगर में चल रही यूपी के अब तक सबसे बड़े अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत धर्म स्थल को जमींदोज किया गया। बीती रात राज्य सरकार ने, लखनऊ जिला प्रशासन ने बैरिकेटिंग करके यहां पर आने वाले ट्रैफिक को रोक दिया और सबसे पहले जो 2 मस्जिद बनी थी उनको जमींदोज किया गया। सामने मलबा नजर आएगा, एक मदरसा भी इनके बगल में बना था, उस मदरसे को भी जमींदोज किया गया है। इसके अलावा क्योंकि यहां पर हिंदू परिवार भी रहा करते थे तो 3 मंदिर रोड किनारे बने हुए थे, उनको भी जमींदोज किया गया है। लेकिन उससे पहले जो मूर्तियां थी उन्हें दूसरी जगह स्थापित किया गया और उसके बाद मंदिरों को भी हटा दिया गया। कुल मिलाकर पूरा जो अकबर नगर फेज 1 और फेज 2 इलाका वो अब जमींदोज कर दिया गया है।
जेसीबी लगभग 10 दिन चली और पूरे इलाके को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया। राज्य सरकार की कोशिश थी कि जो बीती सरकारों की गलतियां रहीं, बीती सरकारों ने आंख मूंद कर कुकरेल नदी को नाले में तब्दील होने दिया, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। योजना बनाई गई, उसे धरातल पर उतारने के लिए एक पूरा प्लान हुआ कि यहां पर जो अवैध अतिक्रमण है उससे कैसे निजात मिले। मामला कोर्ट में भी गया, कोर्ट ने भी राज्य सरकार के पक्ष को सही मानते हुए इस पूरे इलाके को खाली करवाने के निर्देश दिया। ये तस्वीर जो कोई भी देख रहा है वो कह रहा है बॉस लॉ एंड ऑर्डर ऐसा ही होता है कि भाई आदेश हुआ तो आदेश हुआ, फिर ये नहीं कि कोई धरने पे बैठ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब नहीं चलता यूपी में। अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन के दौरान किसी भी तरह का भेदभाव भी नहीं किया गया। अतिक्रमण करने वाले हिंदू थे तो उनके घर भी टूटे, उनकी दुकानें भी टूटी, मुसलमान थे तो उनकी भी टूटी, सभी पर एक्शन हुआ। अवैध तरीके से चाहे जो भी निर्माण हुआ हो, चाहे वो धार्मिक स्थल ही क्यों ना हो, किसी भी समुदाय का धार्मिक स्थल क्यों ना हो, उन पर बुलडोजर चला। जैसे अगर आप तस्वीर देखिए, अकबर नगर में कई मस्जिद और मदरसे बने हुए थे जो अवैध जगह पर बने हुए थे। बुलडोजर एक्शन के दौरान ऐसे अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। अकबर नगर में बने 4 मंजिला मदरसे को भी बुलडोजर से गिरा दिया गया। मस्जिद और मदरसे को गिराए जाने के दौरान वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, बैरिकेडिंग करके पूरे इलाके को सुरक्षित किया गया और रात के समय मस्जिद और मदरसे को तोड़ दिया गया। इस दौरान पूरी कार्रवाई की रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, क्योंकि पता है भाई कई लोग उसमें माहौल बना देंगे, तो हर चीज की रिकॉर्डिंग हुई। अकबर नगर में जो एक्शन हो रहा है उसे कुछ लोग मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई बता रहे हैं। लखनऊ के मौलाना कौसर हयात ने कहा कि योगी सरकार मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। जरा मौलाना को सुनिए, फिर आपको इस आरोप की सच्चाई भी बताऊंगा। कि गरीब जनता झोपड़ों में रह रही है, उसको सही जगह देना सरकार का काम है। आप बजाय इसके कि आप उसके झोपड़े वाले को सही जगह दें, आप उसके झोपड़े को अवैध कहकर आप उस पर बुलडोजर चला रहे हो। ये काम पूरी दुनिया में शायद नहीं हुआ, पहली मर्तबा सिर्फ ये योगी जी कर रहे हैं कि वो बिल्कुल कतई तौर पर एक तरफा तौर पर कार्रवाई करके मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहिरा कर रहे हैं, खुली मुस्लिम दुश्मनी के मुसलमानों से दुश्मनी कर रहे हैं, मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चीजें और जगह भी चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां मुस्लिम आबादी है उनको अवैध कह दिया जाए। अवैध किसे कहते हैं? अवैध तो खुद उनका वजूद है। अब मौलाना जो बातें कह रहे हैं उसमें कई चीजें गलत कह रहे हैं। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा अवैध है, ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि नहीं अवैध हटाओ। सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध कहा है, तब जाकर एक्शन हो रहा है। दूसरा, मुसलमानों से बदले की बात कहां से आई जब हिंदुओं के घर पे भी एक्शन हुआ, उनकी दुकानों पर भी एक्शन हुआ। हर बात में विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए बॉस। और जो लोग कह रहे हैं कि गरीब का घर है, भाई उनको दूसरी जगह घर भी दिया जा रहा है। कोई आदमी अपने घर में अवैध कब्जा हो जाए ये स्वीकार करता है कि आपके घर में कोई गरीब है? आप कितने गरीबों को अपने घर में रहने देते हैं? नहीं रहने देते ना, कहते हैं गरीब हो तो गरीब हो, लेकिन मेरे घर में थोड़ी रहोगे यार, अपना घर बनाओ। मौलाना अपने घर में कितने गरीबों को रख रहे हैं? नहीं रख रहे हैं ना। लेकिन सरकारी जमीन पे गरीब कब्जा कर ले, उसको दूसरी जगह विस्थापित भी ना कीजिए, ये कौन सा नियम कायदा कानून है बॉस? मौलाना कौसर हयात जैसे लोग सिर्फ भड़काने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्योंकि अकबर नगर में यह नहीं देखा गया कि अवैध निर्माण किस समुदाय का है। अकबर नगर में मंदिर भी बने हुए थे, क्योंकि यहां मुसलमानों के साथ हिंदुओं की भी बड़ी आबादी रहती थी। मस्जिद के साथ साथ मंदिर भी तोड़े गए। अकबर नगर में जितने मंदिर थे उन्हें तोड़ दिया गया। मंदिर तोड़ने से पहले मूर्तियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और उसके बाद मंदिर को गिरा दिया गया। यानी अकबर नगर में बिना भेदभाव के बुलडोजर चला है। अगर मुसलमानों के मकान तोड़े गए तो हिंदुओं के भी मकान तोड़े गए। अगर मदरसे गिराए गए तो अवैध निर्माण से बने हिंदू धार्मिक स्थल भी तोड़े गए। अफसोस ये होता है मुझे कि इस देश में हर चीज में एक तो करने वाला गैरकानूनी काम कर रहा है, लेकिन जो कानून का पालन करवा रहा है उसको हर चीज को तराजू पे रख के दिखाना पड़ता है कि देखिए मस्जिद टूटी है तो मंदिर भी तोड़े। अच्छा फिर ठीक। क्यों भाई? अगर मान लीजिए वहां पर सिर्फ मंदिर होता और अवैध जमीन पे बना होता तो नहीं तोड़ना चाहिए था क्या? उसके लिए कोई मस्जिद ढूंढ के तोड़नी चाहिए थी। सेम मस्जिद पे अप्लाई होता। अगर अवैध जगह पे बनी है तो क्या एक हिंदू का मंदिर टूटेगा तभी जाकर वो बराबरी मानी जाएगी, नहीं तो फिर वो अत्याचार माना जाएगा? क्या हिसाब इस देश में चल रहा है भाई? आपको यह भी बताता हूं कि अकबर नगर में अवैध निर्माण को तोड़ने के बाद आगे क्या होगा। अकबर नगर में कुकरेल रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, साबरमती रिवर फ्रंट की तरह इसे डेवलप किया जाएगा। यहां पर इको टूरिज्म हब तैयार होगा। देश का पहला नाइट सफारी बनाने का भी यहां पर प्लान है। नाइट सफारी में 54 प्रजाति के जानवर होंगे। नाइट सफारी में
ट्रैम की भी सुविधा मिलेगी। लखनऊ जू को यहां पर शिफ्ट किया जा सकता है। आसपास के सारे तालाबों को जोड़ा जाएगा। नदी के किनारों पर अलग अलग थीम पर पार्क बनेंगे। कुकरेल रिवर फ्रंट में एडवेंचर एक्टिविटी भी होंगी। यानी कुल मिलाकर कुकरेल रिवर फ्रंट आने वाले समय में लखनऊ का सबसे हैपनिंग प्लेस होगा। यहां इको टूरिज्म का हब बनेगा और सबसे बड़ी बात यह कि कुकरेल नदी फिर से जीवित होगी तो इसका फायदा लखनऊ को की ही गोमती नदी को भी मिलेगा। जरा एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि कन्नौज से लेकर काशी तक कहां कहां और बुलडोजर चलने वाला है। रिवर फ्रंट नाम से एक योजना बनाई गई है। नगर विकास विभाग उसको लीड करेगा और उसमें खूबसूरत तट होंगे, जो बाकी फैसिलिटी होती है, पार्क वो होंगे, अच्छी लाइटें होंगी और इसमें शारदा कैनाल का पानी छोड़ा जाएगा जो सीधे जाकर गोमती नदी में मिल जाएगा। तो जो पुराना रूप था, पुराना आकार था, पुराना स्वरूप था, वो बहाल करने की कोशिश है। और अभी अगर आप देखेंगे इसे, देखिए अभी एकदम नदी को करीब 25 सालों से नाले में तब्दील हो गई है। पूरे शहर की जो गंदगी है वो इसी नदी में आती है और ये जो पानी है वो सीधे गोमती नदी में चला जाता है। तो गोमती नदी का जो रिवर फ्रंट योजना थी वो भी परवान नहीं चढ़ पा रही। अगर कुकरेल नदी में प्राण आ जाएंगे तो गोमती नदी भी अपने पुराने स्वरूप में बहाल हो सकेगी, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी था कि इस पूरे इलाके को खाली कराया जाए। पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है और इस एक हफ्ते के भीतर पूरे जो इलाका है उसको समतल कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकबर नगर में ही अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सीएम योगी का बुलडोजर हर जगह अवैध निर्माण पर चल रहा है। जैसे कन्नौज में भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। कन्नौज में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जमीन पर अवैध कब्जा करके दुकानें बना दी गई। यहां से नेशनल हाईवे 34 गुजरता है। एनएचएआई ने दुकानों को खाली करने के लिए कहा। जिन लोगों की दुकानें थी उनको मुआवजा भी दिया, लेकिन लोगों ने अवैध कब्जा नहीं छोड़ा। इसके खिलाफ एनएचएआई ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट से एनएचएआई के पक्ष में फैसला आया और फैसला आने के साथ ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। 5 थानों की पुलिस के साथ अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। एक एक करके दुकानों को गिरा दिया गया। पूरी कार्रवाई की ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई ताकि अगर कोई हंगामा करने की कोशिश करे तो उसे पकड़ा जा सके। कुल 12 दुकानों को बुलडोजर से गिराया गया है। इसी तरह से अब वाराणसी में भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। वाराणसी के 80 इलाके में जगन्नाथ कॉरिडोर की योजना है और इसके लिए इलाके में कई घरों को तोड़ा जा सकता है। इसी साल फरवरी में एडीएम कोर्ट ने जगन्नाथ मंदिर के आसपास की 50 एकड़ जमीन को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया था। अब इसी इलाके में जगन्नाथ कॉरिडोर बनाने की योजना है, लेकिन समस्या यह है कि यहां पर सैकड़ों मकान हैं जिनको गिराए बिना कॉरिडोर बन नहीं सकता। इसलिए अब यहां बुलडोजर एक्शन की बात कही जा रही है। वाराणसी के 80 इलाके से एक रिपोर्ट देखिए, फिर बताता हूं कि कैसे सीएम योगी ने वीआईपी कल्चर के खिलाफ भी अभियान शुरू कर दिया है। वाराणसी के 80 के इलाके में भी जगन्नाथ कॉरिडोर को बनाने के नाम पर कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की ओर से 350 मकानों को चिन्हित किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है, आरोप ये लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर भी कार्रवाई हो सकती है, यानी इस इलाके में भी बुलडोजर चल सकता है। ये पूरा इलाका 80 का जगन्नाथ कॉरिडोर के नाम पर डेवलप किया जाना है। यहाँ पर आप देखिए कि बड़े बड़े जो मकान हैं, रिहायशी मकान हैं, इनमें से कई ऐसे मकान हैं जो लंबे समय से बने हैं, यानी यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रहते हैं। इन लोगों का ये कहना है कि अब जगन्नाथ कॉरिडोर के नाम पर इनका आशियाना उजाड़ने की तैयारी की जा रही है और एसडीएम कोर्ट की ओर से बाकायदे एक फैसला भी दिया गया है जिसमें इस पूरी भूमि को सार्वजनिक भूमि घोषित किया गया है। सवाल इस बात का है कि आने वाले दिनों में क्या जगन्नाथ कॉरिडोर और 80 नदी के नाम पर इन जो स्थानीय लोग हैं, जो ये मकाने हैं, इनको जमींदोज किया जाएगा। इसी तरह से सीएम योगी ने अब प्रदेश में वीआईपी कल्चर के खिलाफ भी अभियान छेड़ दिया है। सीएम योगी काफी समय से वीआईपी कल्चर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो सीएम ने सख्त आदेश जारी कर दिया जिसका असर दिखने भी लगा है। बहराइच की ये तस्वीरें देखिए। यहां नायब तहसीलदार साहब प्राइवेट गाड़ी पर लाल बत्ती लगाकर रौब झाड़ते हुए जा रहे थे। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने नायब तहसीलदार की गाड़ी रोक दी कि रोकिए सर, फिर लाल बत्ती उतरवाई, 2500 रुपए का चालान काट दिया। यानी चाहे अधिकारी हो या आम आदमी, नियम सभी के लिए बराबर हैं। इसी तरह से देवरिया में भी वीआईपी कल्चर के खिलाफ अभियान चलाया गया। देवरिया में चेकिंग के दौरान पुलिस ने कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह की गाड़ी को रोक लिया। लोकसभा चुनाव में अखिलेश प्रताप सिंह देवरिया से चुनाव लड़े थे। उनकी गाड़ी पर हूटर लगा था जिसे पुलिस ने उतार दिया, लेकिन इस दौरान अखिलेश प्रताप सिंह पुलिस से ही उलझ पड़े। अखिलेश प्रताप सिंह काफी देर तक पुलिस से बहस करते रहे। पुलिस वालों से उनकी गाड़ी के कागज दिखाने की मांग करने लगे, जैसे अखिलेश प्रताप सिंह ये दिखाना चाह रहे थे कि कैसे हमारी गाड़ी को रोका और हूटर उतरवा दिया जी।
चलो अपनी भी गाड़ी के पेपर दिखा। इसी वीआईपी कल्चर को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से खत्म करना चाहते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 जून को अधिकारियों के साथ बैठक में वीआईपी कल्चर खत्म करने को लेकर आदेश दिए। सीएम योगी कैटेगोरिकली कह चुके थे कि सरकारी गाड़ी हो, प्राइवेट गाड़ी हो, किसी पर भी हूटर या प्रेशर हॉर्न नहीं होना चाहिए। वीआईपी काफिले में भी सबसे आगे वाली गाड़ी में ही हूटर होगा, वो भी तय ध्वनि सीमा में बजेगा। जिन गाड़ियों के शीशों पर ब्लैक फिल्म है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। प्राइवेट गाड़ियों पर लाल या नीली बत्ती लगाने वालों पर भी एक्शन होगा। सीएम योगी के इस आदेश के बाद लखनऊ समेत कई शहरों में वीआईपी कल्चर के खिलाफ अभियान शुरू हो गया। लखनऊ में तो कई बीजेपी नेताओं के साथ साथ विपक्षी नेताओं की गाड़ियों से भी हूटर और ब्लैक फिल्म हटाई गई। यानी आदेश क्लियर है, चाहे कोई हो, किसी पार्टी का हो, सभी को नियमों के अनुसार ही चलना होगा बॉस। यानी मुख्यमंत्री योगी प्रशासन के स्तर पर फुल एक्टिव है, साथ ही आने वाले चुनावों के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर अब उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें से 9 विधानसभा सीटों पर जो मौजूदा विधायक थे अब वो सांसद बन गए, इसलिए वहां उपचुनाव होगा। जबकि कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हो गई। अब आप ये देखिए कि इन सीटों पर फिलहाल क्या समीकरण है, कौन मजबूत है, कौन कमजोर है और क्या हो सकता है। जैसे गाजियाबाद की सीट है विधानसभा की, यहां से विधायक अतुल गर्ग अब गाजियाबाद के सांसद बन गए, तो यह सीट खाली हो गई। अपनी विधानसभा सीट पर अतुल गर्ग करीब 70,000 वोट से आगे थे। फूलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल सांसद बन गए, लेकिन प्रवीण पटेल अपनी ही विधानसभा में 18,000 वोट से पीछे चल रहे थे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सपा विधायक अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद से सांसद बन गए। अवधेश प्रसाद को अपनी विधानसभा सीट पर बढ़त मिली हुई। करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव विधायक थे, जो अब कन्नौज से सांसद बन गए। लोकसभा चुनाव में यहां से समाजवादी पार्टी को तगड़ी बढ़त मिली। कुंदरकी विधानसभा सीट से सपा के जियाउर रहमान बर्क विधायक थे, जो अब संभल से सांसद हैं। कुंदरकी में समाजवादी पार्टी 60,000 वोट से आगे थी। मझवा विधानसभा सीट निषाद पार्टी के विनोद बिंद विधायक थे, जो अब भदोही से सांसद हैं। मझवा विधानसभा में बीजेपी के सहयोगी अपना दल को बढ़त मिली हुई। मीरापुर विधानसभा सीट से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक थे, जो अब बिजनौर से सांसद हो गए। लोकसभा चुनाव के दौरान ये जो मीरापुर का इलाका है, यहां आरएलडी को बढ़त मिली हुई थी। कटेहरी विधानसभा सीट सपा के लालजी वर्मा विधायक थे, जो अब सांसद हो गए। कटेहरी में लालजी वर्मा को 17,000 वोट की लीड मिली हुई। खैर विधानसभा से बीजेपी के अनूप प्रधान विधायक थे, खैर विधानसभा से, जो अब हाथरस से सांसद है। लोकसभा चुनाव में खैर इलाके में बीजेपी को बढ़त। यानी इस तरह से देखें तो 9 सीटों में 4 पर लोकसभा चुनाव के हिसाब से बीजेपी और उनके सहयोगी दल आगे थे, जबकि 5 सीटों पर इंडी गठबंधन आगे थे। इस हिसाब से बीजेपी के लिए अब चैलेंज यूपी में बढ़ गया है कि वो अखिलेश यादव और उनके चुनावी समीकरण का काट कैसे निकालेगी और उपचुनाव में क्या उसका पासा पलटेगा या नहीं। इधर अखिलेश यादव भी तैयारी में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को यानी पीडीए का मुद्दा उठाया था और उनको कामयाबी भी मिली। अखिलेश यादव अब पीडीए पॉलिटिक्स को यूपी में एकदम ग्राउंड लेवल पर उतारने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसकी शुरुआत विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से कर सकते हैं। अखिलेश के इस्तीफे के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है। चर्चा है कि अखिलेश किसी अति पिछड़े या फिर दलित को नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं। इसके अलावा अखिलेश की योजना है कि यूपी के हर जिले में पीडीए पंचायत लगाई जाए, पीडीए में आने वाली जातियों को एकजुट किया जाए, पीडीए को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए, उपचुनाव में भी पीडीए के तहत प्रत्याशी चुने जाएं। अखिलेश ने पीडीए के फॉर्मूले के तहत लोकसभा चुनाव में 17 दलित और 30 ओबीसी कैंडिडेट्स को टिकट दिया था, जिसमें से 20 ओबीसी और 8 दलित जीत भी गए। अखिलेश ने 5 यादव और 4 मुसलमानों को टिकट दिया था और ये सभी लोग जीत गए। इस तरह से पीडीए फॉर्मूला लगाकर अखिलेश ने यूपी में 37 सीटें जीती। तो भाई जब रिजल्ट आया है तो उसको क्यों छोड़ेंगे उस फॉर्मूले को। तो अखिलेश यादव उसको और ग्राउंड पर मजबूत करने में लग गए। लोकसभा चुनाव में यूपी की 37 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद अब अखिलेश यादव कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों पर एक्शन की भी तैयारी चल रही है। इसी साल फरवरी में राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। अब इन विधायकों की सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा स्पीकर से डिमांड की जा सकती है। ये विधायक थे रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से मनोज पांडे, अंबेडकर नगर की जलालपुर विधानसभा सीट से राकेश पांडे, अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट से अभय सिंह, अमेठी की गौरीगंज विधानसभा सीट से राकेश प्रताप सिंह,
जालौन की कालपी विधानसभा सीट से विनोद चतुर्वेदी और कौशांबी की चायल विधानसभा सीट से पूजा पाल चायल। अब अगर इन सभी विधायकों की सदस्यता जाती है तो इन सभी सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। अखिलेश यादव जल्दी ही इन सभी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जनता इन सभी विधायकों का हिसाब करेगी। यानी यूपी में अभी बहुत हलचल हो रही है, बहुत हलचल होने वाली है और यूपी की पॉलिटिक्स जबरदस्त मोड़ ले चुकी है। लेकिन अब जरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं। पाठशाला में अब अगली क्लास। खालिस्तानियों के समर्थक कनाडा को भारत का ऐसा जवाब कि उसने सोचा भी नहीं होगा। खालिस्तानियों का साथ देते कनाडा, अमेरिका जैसे देशों से मोदी इस कार्यकाल में कैसे निपटेंगे, अब जरा इसका जानते हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.